अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग राइजिंग पाकिस्तान को राइजिंग पाकिस्तान में कहेंगे खुश आमदीद। एक नए दिन का आगाज़, एक नई सुबह का आगाज़, एक खुशी, एक जज्बे के साथ कि आज का दिन बहुत अच्छा, बहुत ही अमेजिंग गुजरने वाला है। क्यों? क्योंकि आपने अपने दिन की तैयारी जो है वो भरपूर तरीके से कर ली है। कुछ बात करते हैं खुशी पे। हम सोचते हैं कि खुशी जो है वो शायद एक आदत है। कुछ लोग सोचते हैं ना कि खुश रहना एक आदत होती है और ये हर किसी की इनफरादी जो है वो कोशिश या जिम्मेदारी है। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर उनके इर्द गिर्द की चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी, बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड होंगी तो ही वो खुश रह सकते हैं। सो इसका मतलब है खुशी का ताल्लुक आपकी सोच से है कि आप किस तरह से खुशी को जो है उसके पैमाने को नापते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग जो अपनी ज़िंदगी को लिविंग कंडीशंस पर जीते हैं या ये सोचते हैं कि अगर ये चीज़ होगी तो ही खुशी होगी और हम जो है अपनी हर चीज़ को अलाइन रखेंगे तो ही सब कुछ अच्छा होगा, तो आप यकीन जानिए ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ़ और सिर्फ फ़र्क है आपकी सोच का। अगर आप अपनी ज़िंदगी को उन कंडीशंस पर जीते हैं जो आपको खुश रखती हैं तो आप खुश रहेंगे। सो आज आपका टास्क ये है कि आपने ये देखना है कि आपको किस चीज़ से खुशी मिलती है। क्या आपको कुकिंग करके खुशी मिलती है या सुबह की चाय जो है उसको पीकर खुशी मिलती है। दिन का आगाज़ अगर कॉफ़ी और चाय से किया जाए तो कुछ लोग बहुत खुश होते हैं और उनको अगर चाय और कॉफ़ी नहीं मिलती सुबह में जागते ही तो बड़ा नाराज़ होते हैं और वो कहते हैं मतलब आज सारा दिन मूड ऑफ रहेगा। तो इसका मतलब है कि एक चाय की कप जो है वो भी आपके मूड को अच्छा कर सकती है। इसी तरह राइजिंग पाकिस्तान की टीम भी आ जाती है अपने अपने सेगमेंट को लेकर, अपने अपने सेगमेंट को बेस्ट बनाने के लिए। जिस तरह अगर हम बात करें किड्स सेगमेंट की तो आज अली आएंगे और अली ने कहा कि जब हम रंगों की बात करते हैं तो हम बड़ा हैप्पी फील करते हैं। जिस तरह कहा जाता है ना कि अगर आप कोई बहुत ही वाइब्रेंट कलर, बहुत ही डार्क कलर पहनते हैं तो आप बड़ा हैप्पी फील करते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जब हम लाइट कलर्स पहनते हैं तो हम बड़ा लो फील करते हैं। रंगों की जब भी बात होती है तो मैं बड़ी खुश होती हूँ क्योंकि कलर्स जो हैं वो आपकी पर्सनालिटी पे बड़ा रिफ्लेक्ट करते हैं। सो आज अली हमें बताएंगे पेंटिंग की टेक्निक्स। अगर आप चाहते हैं कि आप पेंटिंग करें या आपका शौक़ है तो इसमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आपने अपने माइंड में रखना है बहुत ही बेसिक लेवल पर। लेकिन अली आज हमें बता रहे हैं किड्स सेगमेंट में। सो देखते हैं कि अली अपने सेगमेंट को किस तरह से सजाते हैं। इसी के साथ आपको बताते हैं कि हमारे साथ होंगी गुड न्यूज़ में तैयबा, और तैयबा जो है वो 3 अच्छी खबरों के साथ अपने दिन को तो अच्छा बनाती है, हम सबके दिन को भी अच्छा बना देती हैं। और आज वो मेकअप रूम में ना मैं उनको कही, मैंने कहा मुझे ज़रा बताइएगा कि आज की गुड न्यूज़ क्या है। तो इस तरह जैसे छुपाते नहीं। उन्होंने कहा अभी तो नहीं बताऊंगी। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा आपको मैं क्यों बताऊं, मैं अपने देखने वालों को भी बताऊंगी, तब आपको पता चलेगा कि अच्छी खबर क्या है। हमने कहा ठीक है जी, आप सिर्फ मुझे नहीं बताइए, हमारे व्यूवर्स को भी बताइए कि 3 अच्छी आपके पास न्यूज़ कौन सी हैं। इसी के साथ आपको बताते हैं ट्रेनर काशिफ हमारे साथ होंगे और ट्रेनर काशिफ हमें बताएंगे कि एक्सरसाइज में कौन सी चीज़ें जिनको आप मद्देनज़र रख सकते हैं। लेकिन आप लोग हमें इनबॉक्स करते हैं कि ट्रेनर काशिफ जो है वो बड़ी अच्छी और हेल्दी एक्सरसाइजेज लेकर आते हैं। सो आप लोगों की रिक्वेस्ट है कि कुछ बुज़ुर्ग अफराद पर भी एक्सरसाइज जो है वो ट्रेनर काशिफ शेयर करें। तो आज जो है ट्रेनर काशिफ बुज़ुर्ग अफराद के लिए जो एक्सरसाइज है उस पर बात करेंगे। मुझे लगता है कि आज का सेगमेंट आपको ज़रूर देखना चाहिए। ना सिर्फ वो लोग जो सिर्फ समझते हैं कि वो बुज़ुर्ग हो चुके हैं और एक्सरसाइज नहीं करें, लेकिन मुझ जैसे और आप मुझ जैसे नौजवान लोग जो है वो भी अगर आज के सेगमेंट को देखेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि क्या चीज़ उनको अभी से अपनी लाइफ में एक्सरसाइज में शामिल करनी है जो आगे जाकर उनके लिए मसाइल की वजह ना बने। इसी के साथ आपको बताते चलते हैं कि हमारे एक्सपर्ट सेगमेंट में हमारा साथ देंगी फातिमा जिदुन। फातिमा आज बात करने जा रही है फैशन ट्रेंड्स की। लेकिन वो कौन से फैशन ट्रेंड्स हैं जिसमें हम बात करते हैं कि आपको ऑफिस जाना है, ऑफिस वेयर का आउटफिट क्या होना चाहिए, क्या एसेसरीज होनी चाहिए, क्या बैग्स, क्या जूते, परफ्यूम और इस तरह की छोटी छोटी सी चीज़ें जिनको शायद हम इग्नोर कर देते हैं और हम सोचते हैं कि नहीं ये हमारी ऑफिस वेयर का हिस्सा नहीं हो सकती। ऐसा तो नहीं है कि आपने जो वेडिंग के लिए कपड़े ख़रीदे हुए हैं या कोई पार्टी के कपड़े हैं वही आप जाके ऑफिस में पहन लें, तो ऐसा नहीं है ना। तो आज फातिमा हमें बताएंगी कि कौन सी ऐसी एसेसरीज़, कौन से ऐसे आउटफिट्स हैं जो आपके ऑफिस वेयर में या जहाँ पर आप जॉब करते हैं उसकी मुनासबत से होने चाहिए। सो देखते हैं कि आज जनाब फातिमा जो है वो किस तरह से अपने सेगमेंट को कलरफुल बनाएंगी, बहुत ही एक्साइटिंग बनाएंगी। बढ़ते हैं हमारे मेन सेगमेंट यानी गेस्ट सेगमेंट की जानिब। आज मैं आपकी मुलाकात करवाऊँगी एक ऐसे मेहमान से जो डायरेक्टर हैं, एक्टर हैं, होस्ट है, थिएटर किया है, फिल्म, रेडियो, तकरीबन हर मीडियम पर वो अपने टैलेंट को दिखा चुके हैं। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि आज हमारे साथ होंगे जुल्करनैन हैदर साहब। सो आज सिर्फ उनकी प्रोफेशनल लाइफ पर हम बात नहीं करेंगे बल्कि हम बात करेंगे उनकी पर्सनल लाइफ पर। इतने सारे मीडियम्स पर काम करना यकीनन उनकी ज़िंदगी बहुत मसरूफ़ रही होगी। क्या
वो अपने बच्चों को उतना वक्त दे सके, क्या उनकी बीवी उनसे नाराज़ होती नहीं कि आप तो बस काम करते हैं, हमें वक्त नहीं देते। ये तमाम तर बातें हम उनसे जानेंगे, लेकिन उनके सेगमेंट में अभी हमें बढ़ना है एक छोटी सी ब्रेक की जानिब। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अली होंगे हमारे साथ। देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। एक बार फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं और ये सेगमेंट है किड्स सेगमेंट। लेकिन ये किड्स सेगमेंट आज जिस तरह से सजा हुआ है मुझे बिल्कुल किड्स सेगमेंट नहीं लग रहा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बहुत ही प्रोफेशनली कोई इस तरह से काम कर रहा है पेंटिंग पर, और वो आज हमारे गेस्ट हैं। सो अली हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। अली कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ माशाल्लाह, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, आई एम डूइंग वेल। अली आप इतनी खूबसूरती से ये सब कुछ बना कर लाएं, पहले तो मुझे बताएं सच्ची सच्ची ऑनर, ये सारा कुछ आपने खुद बनाया? ये सारा कुछ मैंने बनाया है। इसमें मेरी बहना ने मदद किया था, लेकिन ज़्यादातर ये बाकी सारी मैंने बनाई है, इसमें भी मैंने बनाई है। और मैं आपको बताऊं ये बहुत अमेजिंग है। और खुशी इस बात की होती है कि जब बच्चे अपनी क्रिएटिविटी से जो है वो ऑफ कोर्स आपकी फैमिली भी खुश होती होगी कि अच्छा अली जो है ये पेंटिंग करता है, और आपको लगता है कि ये जो पेंटिंग करना है ये आपको एक बहुत ही पॉजिटिव जो है वो आपकी पर्सनैलिटी पे इम्पेक्ट करता है। हाँ जी, क्योंकि पेंटिंग करना, पहले तो आप पेंटिंग से आप कलर्स इस्तेमाल करते हो, कलर्स बहुत बड़ा इम्पैक्ट करते हैं आपकी लाइफ पे और इस तरह, क्योंकि अगर आप ज़्यादा ब्राइट कलर्स देखो ना हर दिन सुबह उठ के इस तरह, तो आप बड़ा एक्साइटेड फील करते हो, आप बड़ा रेडी फील करते हो। दिस हैज़ हेल्प मी विद अ लॉट लाइक स्टडीज़, और इस तरह भी इसने बड़ी मदद की है। सो आप आज हमें बताने जा रहे हैं कि बेसिक्स जो टेक्निक है पेंटिंग की वो क्या होनी चाहिए? बेसिक टेक्निक्स, जैसा टॉपिक हमारा है टिप्स फॉर बिगिनर आर्टिस्ट, तो पहली सबसे बड़ी टिप है जो मैं दूंगा, जिस तरह अगर आप ये देखें, सबसे बड़ी टिप दूंगा, सारे आर्टिस्ट को करना चाहिए वर्क इन लेयर्स के अंदर सारा उनको काम करना चाहिए। मतलब जिस तरह इसके अंदर देखें, पहली लेयर डार्क ब्लू है, तो पहले आपने पूरा कैनवस डार्क ब्लू कर दिया, ठीक है। तो अगर आप लेयर्स में काम करें ना, आपकी हर चीज़ बहुत अच्छी ब्राइट नजर आ सकती है। जैसे पहले हमने ये किया, फिर हमने ग्रीन की लेयर डाली सर्कल्स में, फिर हम उसको ओवरलैप किया सिल्वर से। ओके, जिस तरह स्क्रीन पे भी हम देख सकते हैं। अच्छा, आपने पहले इसको पूरा बेस कलर दिया, डार्क ब्लू, उसके बाद आपने इस पे ग्रीन किया, जो भी आपकी डिजाइनिंग है उसको मद्देनजर रखते हुए। जिस तरह हमारा जो है रूम, जैसे मेरा रूम है लाइट ब्लू है ना, तो मैंने सारा डार्क ब्लू इस तरह ही मैंने डिज़ाइन देना था, तो जो एक हमारी कॉर्नर नहीं उसमें मैंने सारी बनाई थी कि ये वो सारी उधर से ही आई हैं। जिस तरह ये हमने डार्क ब्लू किया कि वो सारा थीम सेट हो जाए, और इस तरह जब मैंने कहा था कि थोड़ा नेचर से होना चाहिए, तो देखिए इधर थोड़े होंगे लीव्स होंगे, ब्रांचेस होंगी, पैटर्न्स होंगे, इस तरह कुछ स्पाइरल्स पैटर्न, जिस तरह ये। फिर आप बाद में हर एक के अंदर कहीं 10 लेयर्स हैं, प्रॉब्ली 10 लेयर्स जो है उस पे आप उस थीम पे ऑलमोस्ट आप काम थीम पे 10 लेयर्स, क्योंकि लेयर से काम करने का क्या है, अगर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डरना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं डरता था और मैं पेंट नहीं करता था ना, मैं डर के या ख़राब कर दूंगा। मैं डरो ना, आराम से करो, जो बन जाएगा आपने किया है, नेक्स्ट टाइम आप ज़्यादा बेहतर बनाओगे। इससे इसमें कोई नहीं है, आप हमेशा के लिए बेहतर हो सकते हो। और दूसरा फिर ये देखें, ये जिस तरह पहले तो हमने ये सिर्फ 3 बनाए थे, जिस तरह ये देख रही है ना, ठीक है, वो जो पहले हमारे छोटे सामने ये सारे, और फिर जो फॉरवर्ड 3 भी हैं, ये मैंने तब बनाए थे जब ये मैंने फिनिश कर लिए थे ना फर्स्ट 4, तो ये जब मैंने लगाए बहुत एम्प्टी फील कर रहा था, कुछ बड़े बड़े भी चाहिए थे, तो हमने फिर ये 3 भी बनाए। और फिर जिस तरह ये अब बहुत ज़्यादा होते हैं कोलीग, जिस तरह अगर मैं आपको दिखाऊँ, जिस तरह मैंने लगाए हुए हैं वो उसको कहते हैं कोलाज, ठीक है। इस तरह आप ये देखें, ठीक है, इसको कोलाज कहेंगे। जिस तरह डिफरेंट साइजेस, डिफरेंट शेप्स के भी मिलते हैं वो मार्केट के अंदर, कैनवसेस, ओवल्स मिलते हैं, डिफरेंट साइजेस, डिफरेंट शेप्स। और इस तरह देखें, ये इसको भी इस तरह के भी होते हैं कोलाज। ओके, अच्छा, इसमें मतलब पहले हुआ करता था ना अली के एक ही तरह के, एक ही साइज के जो है वो सारी जो है वो आपको पिक्चर्स लगाना अगर आप बहुत ज़्यादा टाइनी, बड़े, डिफरेंट साइजेस, डिफरेंट शेप्स के साथ खेलो ना, और आप बहुत नीट तरह लगा लो अपनी वॉल पे, बहुत बड़ा इम्पैक्ट इवन आप ये भी देख सकते हैं कि सबसे ऊपर जो है वो बड़ी वाली उसकी साइज में लगी, फिर उसको थोड़ा सा छोटा, और कॉर्नर पे 3-4 जो हैं वो बहुत ही डिफरेंट साइजेस में। और सबसे मज़ेदार बात है, जो ये आर्टिस्ट जिसने ये बनाई, उसके देखें उसने एक लाइन सेंटर में ज़रूर छोड़ी, वो सारा इक्वल है, तो वो एक इक्वल की भी लुक आती है कि इतना मैसी नहीं। कभी कभी होता है आप कभी ऊपर नीचे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली जो है वो डिस्टेंस देखें तो वो इक्वल है। और फिर इस तरह देखें तो ठीक है, ये डिफरेंट साइजेस के अंदर भी है, इस तरह ये साइजेस भी लिखे हुए 11x11, 7x9, 7x7। थोड़ा सा इस तरह कीजिएगा ताकि कैमरा जो है ये देखें,
इस तरह के भी होते हैं कोलाज। तो कोलाज तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट साइज़ के होते हैं, मार्केट में आपको कहीं से भी ओवल स्क्वायर इस तरह मिल जाते हैं। और इस तरह जब हमने ये भी सारा बना लिया तो फिर भी बहुत एम्प्टी लग रहा था। वॉल होगी, लेकिन हमने फिर डिसाइड किया कि हमें कुछ नीचे भी पॉट्स रखने पड़ते हैं। 2 तो बड़े पॉट्स भी थे, उसको भी पेंट किया था, लेकिन वो तो बहुत हैवी थे, मैंने कहा वो नहीं, मैं छोटे ही ले आया। अब अच्छा, इनका भी देखें ना, इनका भी सेम पैटर्न है, सेम स्टाइल है, लेयर्स में काम किया। पहले वो ब्लू लाइन जो है दोनों पे है, वो दोनों पहले हमने लगाई, फिर उसके ऊपर हमने पीच से किया येलो, फिर ब्लैक, फिर वाइट। अच्छा, इसमें भी जब आप किसी बाउल को जो है वो कलर करने जा रहे हैं तो अली उसको भी आप पहले बेस कलर देते हैं? पहले आप बेस कलर देते हैं, बेस कलर ना भी दें, जिस हमें तो अच्छा लगा था कि वाइट है और ये काम भी कर सकते हो ना वाइट पे अच्छा सा, तो हमने क्या किया, हमने टेप ली, हमने एक अच्छी सी लाइन डाल दी ना पूरे उस पे, अब उसको हमने ब्लू पेंट कर दिया, जिससे ये एक लाइन की है। ओके, तो डिस्टेंस पे आपने टेप को कवर किया। हम पहले तो हमें बहुत अच्छा लगा था कि सिर्फ एक ब्लू लाइन थी, बहुत एस्थेटिक लग रहा था कि बस वहाँ पड़ा ब्लू लाइन, लेकिन हमने डिसाइड किया थीम में है तो हम कर ही देते हैं। फिर ये भी देखेंगे ना, तो अगर ये देखें, अगर आप उसको इधर पकड़ें, ये अच्छा चलो, ये कनेक्ट होते हैं सारे, ठीक है, एक बहुत बड़ा दरख्त है, ये भी एक कुलीग का, कोलाज का ये भी एक टेक्निक है। ये देखें, ये 1 ट्री है, लेकिन ये पूरे रास्ते कनेक्टेड हो रहा है। अली ये तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से इसके साइजेस में है कि ये लार्ज, मीडियम और स्मॉल, और जिस तरह से अच्छा, इसमें भी आप सबसे पहले बेस कलर देते हैं? इस पे बेस कलर नहीं, वो देखें आप एजेस देखती हैं, पहले आप वो देते हो नीटनेस के लिए। आप पहले जब एजेस देते हो फिर आप उसकी बेस टोन देते हो, जिस तरह बैक स्काई में आप पहले स्काई कर दो कि जितना भी आपको हॉरिजॉन्टल लेयर चाहिए, जिस तरह मतलब ज़मीन स्टार्ट हो जाती है, फिर ज़मीन तो आप कर दो, और फिर आप एंड पे दरख्त बनाते हो अच्छा सा, उसको नीट करके सारा, और फिर आप बाकियों पे भी कनेक्ट करके इनको आप, अगर आपने ऐसे करना है ना कि एक जिसमें ट्री हो कनेक्ट हो रहा है सब पे, वरना जो ये वाले हैं ये तो ऐसे हैं कि रखे हुए हैं इस तरह जिस तरह ये मैंने आपको दिखाया नहीं है कोलाज के फेस में, इस तरह इसको रखे हुए हैं, लेकिन ये वाले ये बस 3 लगे हुए हैं वॉल पे ना मेरे। तो इस तरह इनको क्या करते हैं, अगर आपने इस तरह करना है, आप नीचे रखें कैनवसेस अपने 3, उनको जोड़ लें, और थोड़ा वो गैप रखें कि आपको हो भी ये ना हो कि अगर आपका ट्री इधर से जा रहा है और फिर वो उसी वक्त ही पहुंच जाए, थोड़ा गैप भी होना चाहिए ना, क्योंकि आप गैप तो दोगे बिल्कुल, तो वो आए, और फिर आप उस तरह करके पूरी अपनी बना लो, और फिर जब आप हैंग करोगे बहुत अच्छा लगेगा। तो अच्छा, इसमें एक चीज़ मुझे ये जाननी थी कि आप उसमें बेस कलर पहले दे रहे हैं, इसमें आपने पहले उसकी जो है वो बाउंड्रीज बना ली है, ठीक है, लेकिन जब आप कैनवस पे कुछ ड्रॉ करते हैं तो क्या आप उसको पहले से बेस देने के बाद पेंसिल से या किसी तरीके से स्केच देते हैं, या एज इट इज़ आप बनाते चले जाते हैं? मैं तो स्केच ही ज़रूर देता था, लेकिन फिर मेरी मामा बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, तो मैं पहले बहुत स्केच करता था, मुझे डर होता था कैनवस ख़राब ना हो जाए, कहीं गलती ना हो जाए, रंग ना बिखर जाए। हाँ जी, तो मैं स्केच बनाता था, तो पहले फिर मेरे जो जिस पे स्केच बनाई वो अच्छे नहीं बने, लेकिन जो ओरिजिनली बनाए, क्योंकि आप ज़्यादा फ्रीली हो सकते हैं, आपको लाइन पे फोकस नहीं करना पड़ता, उससे आपको डर होता है कि यार मैं गलत कर दूंगा, फिर उस तरह का गलती हो जाता है। आप खुद करो, अगर कोई आपने गलत भी कर दिया, कोई आप उसको फिर से, पेंटिंग का ये फ़ायदा है कि आप अंडू भी कर सकते हो अपनी मिस्टेक्स। अगर मैं एक ब्लैक लेयर दूँ, उस पर गलती से मैंने वाइट बहुत ज़्यादा कर दिया, उसको ड्राई होने दो, अगर आपसे कोई मिस्टेक हुई है टेंशन ना लो, यार मैंने मिस्टेक कर दी है, वेट करो ड्राई हो जाए, और फिर उसके बाद फिर से वही लेयर कर दो और पता भी नहीं लगेगा। अच्छा, क्योंकि मुझे खुद पेंटिंग का बड़ा शौक है, लेकिन मैं इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा डरती हूँ कि पहले मैं उसको स्केच बनाऊंगी, और वो आज मैंने जो एक टिप सीखी है कि आप बिल्कुल जो है वो अपने आप को फ्रीली पेंटिंग के लिए छोड़ दे, कि आप जो कर रहे हैं कोई मसला नहीं, आप अपनी गलती को अंडू कर सकते हैं, क्योंकि मैं जब उसको स्केच में लाती हूँ ना, तो फिर मुझे होता है अच्छा ये जो लीफ की मैंने शेप दी हुई है, इससे बाहर जो है वो कलर नहीं जाना चाहिए, पता नहीं जाएगा तो ख़राब हो जाएगा, मैं उसको कैसे कवर करूँ, तो आई गेस अब मैं नेक्स्ट जो है कुछ इस तरह का करने वाली। और सबसे मतलब आता है पेंटिंग ऐसी चीज़ है जो टाइम में आपकी अच्छी होती है, तो अगर आप आज एक कैनवस पे पेंट करें, और ये नहीं कि अगर अच्छा नहीं लगा तो आप कर सकते हैं उस पर वाइट पेंट करके फिर से स्टार्ट कर लें, अगर आपने रीयूज़ करना है, या फिर आप उसे उनको रख लें, क्योंकि फिर आपको अपना प्रोग्रेस नज़र आएगा कि मैं कहाँ से स्टार्ट किया, थोड़ा मैं कितनी अच्छी हो गई हूँ, कितना अच्छा हो गया हूँ। अच्छा अली, एक सवाल जो बिल्कुल बेसिक, आज जिसने अली का ये वाला सेगमेंट देखा है और उसका दिल चाह रहा है कि वो इस लेवल तक आकर पेंटिंग करे, लेकिन उसको कुछ भी नहीं आता, तो वो सबसे पहले क्या करे? कागज़, पेंसिल, पेपर पकड़े और कुछ ड्रॉ करना शुरू करे? किस तरह से इनिशिएटिव कैसे ले? अगर पहली बात तो अगर आपने कहीं अपने वॉल पे लगाना है, या आपने कहीं जिस तरह कोलाज बनाना है आपने, तो पहले तो आपको कैनवसेस की ज़रूरत है, ठीक है, वरना अगर आपने नहीं करना, आपने बस फ़न के लिए करना है या फिर पेपर पे इस तरह, तो आप पहले पेपर लें या कैनवस, आपकी मर्जी। इस तरह फिर आप फर्स्ट ऑफ ऑल, ये मैं कह रहा हूँ फिर से बेस्ट टिप है, लेयर्स में आप काम करेंगे ना, आपकी हर चीज़ बहुत अच्छी बनेगी। जिस तरह कि मैं आपको फिर से भी दिखाऊँगा, ये छोटा वाला जगह देखेंगे आप, ये जो पीच से किया ना हमने, ये लीफ बना लिया, हमें अच्छा लगा, मुझे अच्छा लगा था, मैंने क्या डिसाइड कर लिया ये, फिर मैंने कहा अपने ब्लैक से
ब्लैक से मैंने उसको फिर से ट्रेस किया, लेकिन थोड़ा एक एजी वाइब में, जिस तरह कि आप उसको ट्रेस नहीं कर रहे एग्जैक्टली, क्योंकि अगर आप ट्रेस करोगे नज़र ही नहीं है कि आप उसको ओवरले कर रहे हो। देखिए इधर ओवरलैपिंग आ गया, फिर वाइट से भी फिर से ओवरलैप किया, वाइट पेंट से भी। तो अगर आप स्टार्ट करना ये बहुत अच्छा लग रहा है, ये भी दिखाइएगा, ये येलो और ब्लू में, ये मुझे ये देखें जी, कैमरा दिखा रहा है, ये बहुत खूबसूरत है। ये मुझे आई थिंक इसके कलर्स बहुत अच्छे हैं, ब्लू, लाइट ब्लू में, येलो में, सो ये तो बहुत ही खूबसूरत है। अब ये वाला मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, अब ये आपने मेरे से सुन तो लिया सारा, मुश्किल सवाल नहीं हुआ अली। आप मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है लेयर्स इसमें क्या है, इसमें लेयर्स पहले क्या हो सकती हैं? आई गेस इसमें पहले लेयर्स हो सकती हैं वाइट, पहले लेयर तो सिल्वर, ओह या जो मेन बेसिक, या बेस कलर इज सिल्वर, बेस कलर सिल्वर है, ठीक है। उसके बाद अगर आप ये देखें, पहले तो हमने ये बनाए ना, ठीक है, ये अब इसके पीछे ओवरलैप हो रहे हैं। अब जब हमने ये बना लिया एक पूरा सर्कल ना, हमने डिसाइड किया कि इसको एक और सर्कल बनाते हैं ओवरलैप करने के लिए, फिर उस सर्कल के ऊपर हमने एक और ओवरलैप किया। तो इस तरह आप प्ले कर सकते हो ना ओवरलैपिंग से, इसलिए आप लेयर्स में काम करो तो बहुत नीट और बहुत अच्छा हो सकता है। अच्छा प्लीज़ आप बताइएगा, मैं सवाल एक पूछूंगी। तो ये देखिए ना, इस तरह भी हमने ब्लू डाला है, इधर भी हमने लेयर्स में काम किया, जिस तरह पहले हमने डाला ब्राउन डाला, फिर उसके ये डाला, और फिर ये और इसमें स्पाइरल्स लाइन, जिसके साथ आपको बहुत ज़्यादा वर्क करना है। एक्चुअली मैं ये आपको कहने वाली थी कि नॉर्मली हम सोचते हैं कि ब्लू के साथ, डार्क ब्लू के साथ लाइट ब्लू अच्छा लगता है, या सिल्वर, जिस तरह से आपने कम्बिनेशन दिया, लेकिन उसके साथ आपने जो पीच और ब्राउन का कम्बिनेशन दिया हुआ है, ऑफ कोर्स वही इंसान कर सकता है जो आर्टिस्टिक माइंड रखता है। सो अली, थैंक यू सो वेरी मच, सच एन अमेजिंग सेगमेंट, और मुझे तो बहुत सीखने को मिला, क्योंकि मैं पेंटिंग करने वाली हूँ जाके नेक्स्ट टाइम मैं कंपटीशन दूंगी अली को। थैंक यू सो वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे। यू वेलकम, थैंक यू। अभी हमें बढ़ना एक छोटी सी ब्रेक के जाने, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो तैयबा होंगी और उनके साथ होंगी 3 अच्छी खबरें। देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। वक्त है दिन को अच्छा, अमेजिंग, लाजवाब बनाने का, और वो किस तरह हो सकता है जब आपके पास कोई अच्छी खबर होगी। और हम लेकर आए हैं सेगमेंट गुड न्यूज़, और हमारे साथ है तैयबा। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। कैसी हैं तैयबा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, 3 अच्छी खबरें हैं। 3 अच्छी खबरें, दिन तो वैसे ही बहुत अच्छा होता है, लेकिन जब 3 अच्छी खबरों का कहते हैं ना कि तड़का लग जाता है ना, तो वो मज़ीद अच्छा हो जाता है और हम खुश हो जाते हैं कि ये होता है दिन का आगाज़। हाँ, और उससे ये है ना कि बहुत एनर्जी भी मिल जाती है ना, बिल्कुल एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाती है। अच्छा, मेरी तो तीनों न्यूज़ें वैसे तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन फ़र्स्ट वाली बड़ी इंस्पायरेशनल, और क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐसे देखा और सुना। तो अच्छा, पहले मुझे बताया मैट्रिक में कैसी स्टूडेंट थी, पढ़ने वाली थी, या मतलब एक टीचर की होती है ना डांट वगैरह होती है, या घर वालों की सख्ती, नहीं भाई फर्स्ट ग्रेड चाहिए, फर्स्ट ग्रेड लेना है, इस तरह का कोई था प्रेशर वगैरह? सच बोल दो, अम्मी भी देख रही होंगी तो झूठ बोल नहीं सकती। आई वॉज एवरेज स्टूडेंट, मतलब मुझे अब बस मार्क्स लेने इतने के पास हो जाओ और किसी भी कॉलेज में जो है अच्छे मेरिट पे जो है एडमिशन हो जाते। अच्छा, मैं पता कैसी थी, मैं काउंट करती थी कि मतलब इतने मार्क्स आ जाए कि पास हो जाओ, बाकी ओके है, घर वालों को संभालेंगे। लेकिन जो मेरी पहली गुड न्यूज़ है वो बेसिकली एजुकेशन से रिलेटेड है, और एक बच्ची है, एक लड़की है जिनका नाम तंदील है, उनकी न्यूज़ है। यकीनन सोशल मीडिया पे आप लोगों ने देखा होगा, सुना भी होगा, लेकिन आज मैं ख़ुद बताना चाहती हूँ। वो ये है कि मर्दान से उनका ताल्लुक़ है, कंदील जो है उनका नाम है, जैसा कि मैंने बताया। सही मानों में अगर हम कहें ना, तो उन्होंने अपने वाकई नाम की तशरीह कर दी है कि कंदील, जिसको हम कहते हैं ना रोशनी देना या रोशन। इन्होंने इंटरमीडिएट बोर्ड इम्तिहान में 1100 आउट ऑफ 1100 मार्क्स लेके तालीमी रिकॉर्ड कायम किया है। और इस वक्त आप स्क्रीन पे तस्वीर भी देख सकते हैं, ब्रेक्स ऑल रिकॉर्ड्स विद 1100 स्कोर। सोचिए, मतलब 1100 में से 1100 नंबर ही उन्होंने ऑब्टेन किए हैं, कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी उन्होंने। कंदील, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। अच्छा, मर्दान बोर्ड ने इनके लिए खुसूसी तकरीब का भी एहतमाम किया है, और कंदील की स्टोरी में ये बात अहम है रेबेका कि वो यतीम है, शी इज़ ऑर्फन, और सबसे मेन क्रेडिट जाता है उनकी माँ को, जिन्होंने उनका साथ दिया, चाहे वो स्टडी है, अगर किसी भी तरह से देखा जाए तो हमेशा मेन सपोर्ट, क्योंकि अगर फादर का साया नहीं है ना तो इंसान वैसे ही बहुत वीक पड़ जाता है। लेकिन उन्होंने ख़ुद को कमज़ोर नहीं पड़ने दिया, और उन्होंने साबित कर दिया कि ज़िंदगी में ऊंचाई उतराई जो है वो ठीक है, आते हैं, अप्स एंड डाउन्स होते हैं, लेकिन कंदील ने कहीं भी हिम्मत नहीं हारी। लेकिन देखिए, जिस तरह मैं ये कहूँगी कि इस गुड न्यूज़ में 2 गुड न्यूज़ है। एक गुड न्यूज़ कि कंदील कितनी बाहिम्मत लड़की, कितनी जो है ब्राइट स्टूडेंट के 1100 में से 1100 नंबर तो लिए, और इस वक्त जो है उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है।
लेकिन यहाँ पर क्रेडिट जाता है उसकी माँ को भी, जिस तरह आपने बताया कि उनके वालिद जो है वो हयात नहीं है। बिल्कुल। सो माँ जो है उसका एक बड़ा अहम रोल होता है। अगर उनकी मदर बहुत ही लो फील करती है और ये सोचती है कि अब शायद उनके वसाइल नहीं हैं, वो नहीं कर सकेंगी, वो एक अकेली माँ है, अपनी बेटी को किस तरह से आगे लेकर बढ़ेंगी, तो आई थिंक ये उन पेरेंट्स के लिए, उन सिंगल मदर्स के लिए एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। जब एक औरत हिम्मत रखती है तो उसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि कहते हैं ना कि एक माँ पढ़ी लिखी होती है तो वो एक पूरी जनरेशन को जो है वो एजुकेट करती है, अपने पूरे ख़ानदान को एजुकेट करती। तो यही वो एग्जाम्पल्स हैं, कंदील जैसी बेटियां और कंदील की माँ जैसी जो माएँ होती हैं वही हम सब के लिए इंस्पिरेशन होती हैं। कंदील, राइजिंग पाकिस्तान की टीम की जानिब से आपको बहुत बहुत मुबारक हो एंड वी ऑल सो प्राउड ऑफ यू। अच्छा, जब मैंने सुना ना रेबेका 1100 आउट ऑफ 1100, तो मुझे अपने मैट्रिक का टाइम याद आ गया। आप यकीन करें, जब एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले होते थे ना, तो हम लोग अपना टाइम टेबल सेट करते थे, बस वो सेट ही करते थे और कुछ होता नहीं था। लेकिन मैंने जब इसको सुना और मैं अपनी सिस्टर को भी बता रही, मैंने कहा वाकई मतलब कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। हम कहते हैं ना कि फुल मार्क्स लेना बोर्ड में, ये तो एक नामुमकिन सी बात है, ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन हो सकता है। ओके, जो मेरी सेकंड गुड न्यूज़ है, क्योंकि हम लोग अपने इस राइजिंग पाकिस्तान में और इस तरह के हमारे जो सेगमेंट्स होते हैं उसमें हम बताते रहते हैं वेस्ट मटेरियल का और वॉट एवर जितनी भी चीज़ें हैं। तो ये जो आज का जो इन्होंने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है जिसको नाम दिया गया है वर्ल्ड विदाउट वेस्ट, उससे रिलेटेड मेरी गुड न्यूज़ है। सेकेंड वाली, पूरी दुनिया को इस वक्त वेस्ट मटेरियल को ठिकाने लगाने के लिए बेहतरीन तरीक़ों का हर काम हो रहा है। इस सिलसिले में हम आपसे गुड न्यूज़ जो हमारी है वो इससे मुतल्लिक है कि CDA ने एक बेवरेज कंपनी और एक दूसरे इदारे के साथ MOU जो है वो साइन किया और इसके तहत ये तीनों इदारे वेस्ट मटेरियल को रोड कारपेटिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। कितना यूनिक, मतलब दुनिया ऑलरेडी इस पे काम कर रही थी और सबसे अच्छी बात यह है कि अब पाकिस्तान में भी जो है ये सब होने वाला है और हम आने वाले चंद ही दिनों में ये जो इनिशिएटिव है वो पाकिस्तान में ट्रूली होता हुआ भी देखेंगे। जिस तरह से आपने उसका टाइटल बताया, वर्ल्ड फ्रॉम विदाउट वेस्ट। सो मतलब आप ये सोचते हैं कि वेस्ट मटेरियल का क्या किया जाए। अब ऐसी चीज़ें हैं जो वेस्ट हो रही हैं लेकिन वो आपकी एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं, फ़िज़ा के लिए नुकसानदेह हैं, जिस तरह हम अभी तस्वीर भी स्क्रीन पर देख रहे थे। सब मतलब वो सारी टेंशन्स आप भूल जाएं, क्योंकि अच्छा एक चीज़ जो मुझे बड़ी अच्छी लगी तैयबा इसमें कि उससे रोड कारपेट जो है वो बनेगा। ऐसी बात ये है। एक बड़ी अमेजिंग सी चीज़ है। मतलब कुछ चीज़ें होती हैं ना जिनको हम कह देते हैं, जिस हमने स्टार्टिंग में भी कहा कि हम कह देते हैं नामुमकिन है, हो ही नहीं सकता, लेकिन हो रहा है, सब हो रहा है, सब पॉसिबल है। और इब्तदाई तौर पर 1 किलोमीटर जो सड़क है वो तजुर्बाती तौर पर पहले बनाई जाएगी और इसे प्लास्टिक रोड का नाम दिया जाएगा। नाम भी देखें कितना यूनिक सा है। और इसी प्रोजेक्ट को, जैसा कि मैंने स्टार्ट में बताया, कि वर्ल्ड विदाउट वेस्ट जो है इस प्रोजेक्ट का नाम दिया गया। बिल्कुल ठीक है जी, बढ़ते हैं आपकी थर्ड गुड न्यूज़। हमने अपने बताया था अपने इस प्रोग्राम में कि हम आपकी मुलाकात भी कराएंगे ट्रांसजेंडर से, लेकिन वो कौन है वो अभी तक हम लोग ने नहीं बताया। और इसी से रिलेटेड हमने लास्ट गुड न्यूज़ भी शेयर की थी, लेकिन जो थर्ड वन है इट्स रियली अमेजिंग और बहुत ही ज़बरदस्त। और वो ये है कि अगर हम जब भी राइजिंग पाकिस्तान की गुड न्यूज़ जो उनकी टीम है जब वो सिलेक्ट हम लोग कर रहे होते हैं, तो इस बात का ख्याल रखा जाता है कि कम्युनिटी सर्विस से भी रिलेटेड हमारी जो न्यूज़ हैं वो हों। और इससे पहले भी ट्रांसजेंडर के हवाले से गुड न्यूज़ मैंने अपनी इस गुड न्यूज़ सेगमेंट में मैंने बहुत सारी आप लोगों के साथ शेयर की हैं। आज जो गुड न्यूज़ मैं शामिल करी वो ये है कि KPK में ट्रांसजेंडर के लिए एक अलग पनाहगाह बनाने से मुतल्लिक जो है वो फ़ैसला किया गया है। ये ख़बर सुनाई है उनकी जो KPK की वेलफेयर बोर्ड की जो चेयरमैन पर्सन है मोहतरमा नीलम खान, उन्होंने ये न्यूज़ दी है। और किसी भी बेघर के लिए घर की सहूलत और किसी भूखे के लिए खाना खिलाने का इंतज़ाम वो बेहतरीन खिदमात हैं जो किसी भी सोसाइटी का इम्तियाज़ी निशान होती हैं। मौजूदा हुकूमत की ट्रांसजेंडर के लिए अलग पनाहगाह जो है वो बनाने का ऐलान है और यकीनन इनसे बहुत से जो दूसरे लोग हैं वो भी उनको भी सहूलियात मिलेंगे और बहुत से मसाइल भी हल हो जाएंगे, जिस तरह हम तस्वीर भी इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। सो आई थिंक तैयबा ये इनिशिएटिव्स होते हैं जिस तरह आपने रेफरेंस दिया, और हम इस सेगमेंट को आई थिंक मुझे ये सेगमेंट इसलिए भी बहुत अच्छा लगता है कि ऐसी बहुत सी ढकी छुपी सी कहानियाँ हैं जो शायद हमें पता नहीं होता है। ढकी छुपी कहानियाँ इसलिए कह रही हूँ कि हम जो बहुत ही कोई नेगेटिव जो खबर होती है उसी को खबर समझते हैं, लेकिन जो अच्छी खबर है आज हम कह रहे हैं अच्छा ये तो एक बात है, ये बात नहीं, एक पूरी खबर है जिसको शायद मैं आप इग्नोर कर देते हैं कि ये अच्छी चीज़ है तो ये एक आम सी बात है, ये बहुत बड़ी खबर होती है। तो हमें ये चीज़ें बहुत खुशी देती हैं। तैयबा थैंक यू सो मच। 3 अच्छी खबरों के साथ और 3 अमेजिंग खबरों के साथ आपने दिन को जो है वो अमेजिंग बना दिया। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू। अभी हमें बढ़ना एक छोटी सी ब्रेक के जाने। ब्रेक के बाद फातिमा जदून आएंगी, कुछ फैशन पे कुछ ट्रेंड्स पे बात करेंगी, ऑफिस वेयर पे बात करेंगी। स्टे ट्यून, राइजिंग पाकिस्तान।
वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। एक बार फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं और मूड बड़ा अच्छा हो जाता है जब सुबह सुबह में आप देखते हैं ना कि बहुत ही कुछ फैशन की बात हो रही है, ट्रेंड्स की बात हो रही है। मैं इसलिए खुश होती हूँ कि अच्छा अगर मैं शॉपिंग करने जाऊँगी तो मेरे पास अब बहुत से आइडियाज़ होंगे, क्योंकि मुझे हेल्प किया है फातिमा जदून ने। अस्सलाम वालेकुम। गुड वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो रबेका? मैं बिल्कुल खैरियत से, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। इतना खूबसूरत कलर है तुम्हारा, पता है वो चेंजिंग वेदर के साथ हमें डार्क कलर्स अच्छे लगना शुरू हो गए। बिल्कुल हाँ, क्योंकि बहुत समर्स में लाइट कलर्स ही पहने जाते हैं, बट जिस तरह मैं कह रही थी ना आज भी कि जो कलर्स होते हैं वो आपके मूड को बहुत चेंज करते हैं। बट आई थिंक ये भी वेरी करता है कि किस जगह पर कौन सा रंग पहना है, किस किस्म के कपड़े होने चाहिए। सो आज आप हमें बताने जा रही है, ऐसा नहीं है कि मैं ऑफिस सुबह जा रही हूँ और मैंने कोई बहुत ही अच्छा चमकीला धमकीला जोड़ा सिलवा लिया तो मैं ऑफिस पहन जाऊँ। बिल्कुल देखो ऑफिस का एक प्रॉपर एक डेकोरम होता है। इट डिपेंड्स कि आप कौन से ऑफिस में काम कर रहे हो, आपकी जो है काम की नौयत क्या है, लेकिन स्टिल कोई भी काम है आपका एक ऑफिस का एक प्रॉपर डेकोरम होता है जिसको आपने फॉलो करना है। बिल्कुल। अगर हम उनके कपड़ों की तरफ से चलें, क्योंकि खाली हम लोग जब बात करते हैं कि जी हमने ग्रूम होना है, तो आपका मेन फोकस किस चीज़ की तरफ आता है? आई थिंक ज्वेलरी भी हो सकती है, लेकिन बेसिकली तो कपड़े होते हैं। बेसिकली हम लोगों का जो मेन लेकिन वो खाली एक कपड़े ही नहीं है जो हमारी पर्सनालिटी को प्रॉपर तौर पे चेंज कर देते हैं, और भी चीज़ें हैं, लेकिन कपड़े डेफिनेटली एक मेन चीज़ है। आई थिंक इवन उनकी स्टाइलिंग जो है वो बहुत मैटर करती है। बिल्कुल, आपके कलर्स, आपके कट्स, आपका प्रिंट, उस प्रिंट को कैसे कह रही, वो प्रिंट कहाँ पर है, शर्ट में है, दुपट्टा में है, स्लीव में, मतलब वो सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो मेरे ख्याल से अपनी स्लाइड्स की तरफ चलते हैं और साथ साथ बताते हैं कि क्या है। देखिए जो एक मेन एक जो आएगा आपके उसकी तरफ, ये ऑल ब्लैक जो है वो सेफेस्ट होता है हर जगह के लिए। चाहे आप डॉक्टर हैं, चाहे आप टीचर हैं, चाहे आप हमारी फील्ड में, चाहे आप होस्ट हैं, हाँ, चाहे मतलब आप किसी भी फील्ड में हो, ऑल ब्लैक सेफ इस तरह है कि आप ईस्टर्न में इसको पहनो या वेस्टर्न या फ्यूजन में पहनो। हम लोग बहुत वेस्टर्न तो नहीं हमारे कल्चर में चीज़ें, लेकिन हम लोग फ्यूजन टाइप ऑफ चीज़ करते हैं और यहाँ बिल्कुल ईस्टर्न में चले जाते हैं। ठीक है, तो अब ऑल ब्लैक आप वैसे भी पहन सकते हो, ठीक है, उसके साथ आप कोई ज्वेलरी कर लो, कुछ कर लो। और उसके अब एक हमने ये जो दिखाया इस पर कुर्ता था, इसके ऊपर बहुत हल्की सी एम्ब्रॉयडरी थी, और फिर जो दूसरी पिक्चर है उसमें ब्लैक जो है वेस्टर्न वाला एक वो कट था हमारा। मतलब आप ये चीज़ देखो कि आप उसके साथ कुछ भी कैरी कर लोगे। अब आप ये देखो इसके साथ इसने कलरफुल स्कार्फ एक जो है ना रबेका ले लिया है, और बाकी ये सारा प्लेन ब्लैक में है। बिल्कुल, और हल्की सी हील्स और साथ में प्रिंटेड जो है वो स्कार्फ लिया हुआ है, और वो कितना एलिगेंट लुक आ रही है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देखो अगर आप वर्क प्लेस पे अब आप रोज़ तो ब्लैक नहीं पहनोगे, मैं अभी आपको और भी एग्जांपल्स बता दूंगी कि हम कौन से कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह मैं वर्क प्लेस में ख़ास तौर पे ये कहूँगी कि जिस तरह हमारी डॉक्टर्स हैं, यहाँ जो टीचर्स हैं, बहुत सारे लोग टीचर्स को बहुत सारे हमारे बच्चे आइडियलाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोगों के ऊपर ये एक जिम्मेदारी भी आ जाती है कि हम लोगों ने अपनी पर्सनालिटी को ओवरऑल एक नॉलेज के साथ साथ वैसे भी चीज़ें अपनी ऐसी देखनी है कि वो बहुत शार्प ना हो या वो चीज़ें ना हो। अब अगर एक डॉक्टर के पास आप चली जाएं और मुझे बताया उसने बहुत ही भड़कीला सा एक कलर, डॉक्टर के पास कोई सेहतमंद तो नहीं जाएगा, बीमार ही जाएगा। ठीक है, अब वो जाए और उसने आगे से बड़ा ही कोई चमकीला सा नियॉन सा कोई कलर पहन के वो बैठी हुई है या कुछ बहुत प्रिंट्स पहनी हुई, तो वो चीज़ बड़ी ऑड हो जाती है और वो आंखों को आई थिंक वो चुपती है और बहुत ही अनहेल्दी फील करते हैं। जैसे आपने रेफरेंस दिया कि डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो आप अनहेल्दी फील कर रहे हैं, तो ही आप जाएंगे तो आपको बहुत ही कूल जो है वो कलर्स आंखों को अच्छे लगते हैं। बिल्कुल, जिस तरह हम कहते हैं ना कि डॉक्टर के इखलाक में एक सूदिंग इफेक्ट होना चाहिए, उस तरह आपके लिबास में भी होना चाहिए। अच्छा, अब हम दूसरी पिक्चर की तरफ जाते हैं। अच्छा, ये देखें, ये मैचिंग सेपरेट्स में आ जाएंगे। अब मैचिंग सेपरेट्स का मतलब ये नहीं मैं कहूँगी कि रबेका आप इसको ऑपोजिट मतलब इसको वेस्टर्न में ही जाओ। आप ये देखो हमारी शलवार कमीज़ों में भी हम लोग मैचिंग जो चीज़ें पहनते हैं, कई हमारे प्रिंट्स बहुत शार्प होते हैं और हम उनके साथ बहुत ही डार्क कलर बीच में से उठा लेते हैं उसके ट्राउज़र के लिए या शलवार के लिए या दुपट्टे के लिए। तो आपने ये चीज़ देखनी कि अगर आपके कलर में शर्ट में बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर्स हैं, तो फिर आप अपना जो उसका साथ का जो ट्राउज़र है या दुपट्टा है उसको थोड़ा लाइटर उसमें टोन में ले जाओ। ये मैं स्पेसिफिकली खाली हमारी वर्क प्लेस के लिए बात कर रही हूँ। ठीक है, आप नॉर्मल लाइफ में जितना मर्जी कलरफुल हो जाएं। ठीक है, हाँ बिल्कुल जी। हम अपने देखने वालों को भी बता दें कि आज अभी जो हम बात कर रहे हैं ये ज़्यादातर बात हो रही है कि आपके ऑफिस एनवायरनमेंट कैसे, उसके अकॉर्डिंग जो है आपके ड्रेसिंग सेंस आपने किस तरह से रखनी है। बिल्कुल। अच्छा जी, अब मैं चाहूँगी कि हम अपनी थर्ड स्लाइड की तरफ चले जाएँ ताकि अच्छा जी, ये आ गया जी हमारा कोऑर्ड्स। ठीक है, अब कोऑर्ड्स में ये तो टाई एंड डाई की पिक्चर है, तो वो एक होगा डेफिनेटली आप टाई कोऑर्ड्स आप कह दो कि सेम जो आपकी शलवार और कमीज़ का जो कपड़ा होगा, ठीक है, आप एक प्रिंट में जा सकते हैं। ये बहुत ट्रिकी चीज़ है रबेका कि आप बहुत ज़्यादा हमारे जब कोऑर्ड्स चले थे तो आपने देखा होगा कि लोगों ने बहुत बड़े बड़े प्रिंट्स भी पहने थे। मैं ये कहना चाहूँगी कि वर्क प्लेस में बड़ा प्रिंट नहीं अच्छा लगता।
एक तो आप अगर थोड़े से हेल्दी हो तो आप ब्रॉड लगोगे, अगर आप स्किनी हो तो आपका प्रिंट बहुत प्रोमिनेंट हो जाएगा। बिल्कुल। और वर्क प्लेस में हमें ये देखना है कि हमें थोड़ा सा सटल उसमें रहना है, चाहे आप किसी बैंक में भी काम करते हो तो मतलब किसी भी आप इदारे में काम कर रहे हैं, हाँ, ये मैटर करता है कि उसको जो है आपने कलर्स क्या होने चाहिए और बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वे ना लगे। देखो हाँ बिल्कुल, आप डिसेंट लगने चाहिए हो, आप अपनी वर्क प्लेस में प्रोमिनेंट अपने कपड़ों की वजह से नहीं होने चाहिए, तो इट शुड बी वेरी डिसेंट, क्योंकि अक्सर वो चीज़ बहुत वो ऑफिस वेयर नहीं लग रहा होता। मैं फिर दोबारा ये मेंशन करूंगी कि ऑफिस वेयर और हमारे घर के और पार्टीज के कपड़े अलग होते हैं, वरना मोस्टली लोगों की एक ही वार्डरोब होती है हाँ। कि जी फलाना जोड़ा बनाया हाँ। तो वो पहन ले, कढ़ाइयों के बड़े भरे हुए जोड़े नहीं पहनने चाहिए। जी, अच्छा तो अगली स्लाइड की जानिब। अच्छा जी, ये मैंने भी एक सूट पहना ही हुआ है इस तरह का, और एक वो चीज़ जो कलर है ये मोस्टली जो आपकी कॉर्पोरेट जॉब्स हैं उसके लिए उनके लिए है, ठीक है। कॉर्पोरेट जॉब्स में कुछ आपको ऐसे जिस तरह बैंक की कोई मैनेजर हैं, या आप एक प्रोमिनेंट आपकी स्कूल में भी इवन वाइस प्रिंसिपल्स भी आप देखो जो हमारी हैं, या जो हमारी टीचर्स भी हैं, जो एक हमारा ख़ास इवेंट होता है, अगर आप उसके लिए एक कॉर्पोरेट जॉब के लिए आपको शलवार कमीज़ और वो चीज़ नहीं चलती, ठीक है। तो अगर आपने पेंट कोट पहनना है तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपका कलर बहुत अच्छा होना चाहिए, लेकिन सेम होना चाहिए। हम नॉर्मल लाइफ में किसी बर्थडे पार्टी में जा रहे होंगे ना, तो हम अपने पैंट का और हम अपने कोट का कलर सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन ऑफिस वेयर में ये नहीं होता। मतलब वो आप एक पार्टी वेयर में टर्न हो जाते हैं। जिस तरह हमारे प्रिंटेड ब्लेजर्स बहुत खूबसूरत लगते हैं विद मैचिंग सेपरेट्स, लेकिन वो प्रिंटेड ब्लेजर आप किसी बर्थडे पार्टी में तो खुद सोचो अच्छा लगेगा। अब आप एक कॉर्पोरेट आपका मैनेजर खड़ी में बड़ी पॉपिंग सी उन्होंने एक वो जैकेट पहनी हुई है, वो थोड़ा एक अजीब सा अफेक्ट आ जाता है। तो ये कलर्स जो हमने पहले आपने बात की थी कि कलर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हमारी एक क्लास पिक्चर है जिसमें हम सॉलिड्स दिखाएंगे कि आप ये देखो, अब कॉर्पोरेट उनके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको पेंट कोट ही पहनना पड़ेगा। हाँ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारा कल्चर इतना वेस्टर्न नहीं है, और कई लोग कैरी भी नहीं उसको अच्छे तरीके, और कई लोगों को पसंद भी नहीं होता। इट्स नॉट अबाउट कि जी आप कैरी कर सको, कई लोग पसंद करते हैं बाय चॉइस करते, लेकिन जो आपने पिक्चर भी दिखाई थी बिल्कुल बहुत खूबसूरत लग रही है, मतलब उसको देख के दिल कर रहा है कि हाँ इस तरह का कुछ होना चाहिए। बिल्कुल। तो वो उसमें आपकी नेक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके ऑफिस में आपकी नेक लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका डीप नेक नहीं होना चाहिए, इट शुड बी बैन, या बिल्कुल जो है बेबी नेक होना चाहिए, ताकि वो स्लीव्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। देखो अगर आप काम कर रहे हो, इवन अगर आप कुक हो, तो आपका एक जो अटायर है, आपके बाल बंद होंगे और जो स्लीव्स हैं वो ऐसे ही होने चाहिए जो स्ट्रेट कट हो, ताकि आपके काम को वो डिस्टर्ब ना करें। इवन आप अगर किसी को फाइल भी पकड़ा रहे हो तो आपका स्लीव एक वो होना चाहिए, वो फ्लेयर्ड वाले वो स्लीव्स रखी हुई हैं, जी बिल्कुल वो नहीं होने चाहिए। अच्छा, इसी तरह एक फ्रेग्रेंस जो है, अगर हम कपड़ों से निकल कर आएँ तो हर इंसान की जो फ्रेग्रेंस है ना, वो मुझे लगता है उसकी पहचान होती है। बिल्कुल। तो ये ज़रूर आपको देखना चाहिए कि ऑफिस की जो परफ्यूम यूज़ कर रहे हो, प्लीज़ वो बहुत शार्प नहीं होना चाहिए, प्लीज शार्प नहीं होना चाहिए। मतलब कई लोग आपके पास से गुजरते हैं तो वो उनके परफ्यूम का वो होता है कि वो आपको सुकून देने के बजाय आप तंग हो रहे होते हैं उस चीज़ में। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसके अलावा हील्स, जो जूता है, देखें एक तो कंफर्टेबल जूता होना चाहिए आपका, क्योंकि आपने वर्क प्लेस में डेफिनेटली आपने घूमना है, सब कुछ करना है। जूता कंफर्टेबल तो हर कोई प्रेफर करता है, लेकिन एक चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी कि हील की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, प्लीज़। जो हील्स है उसकी आवाज़ नहीं आनी चाहिए, बहुत बुरा साउंड क्योंकि आप देखो एक आप चलते हुए आ रहे हो ना, तो आप अपनी हील की आवाज़ की वजह से बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हो। अच्छा जी, फिर हम चलते हैं अपनी ज्वेलरी की तरफ। जी, ज्वेलरी की तरफ मैं ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखें कि आप ऑफिस में काम के लिए आ रहे हैं, बड़े नहीं पहनने। अच्छा, वो जो एक हैंगिंग डैंगलिंग्स होती है वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब अगर आपको कोई ऐसा होता है कि आपको पहनना है, कोई इवेंट है ऑफिस का भी, इवन मैं ऑफिस के इवेंट की भी बात करूंगी, उसमें भी आपने बहुत तमीज़ के दायरे रहना, ठीक है। अब आप ये देखो, ये मैं चाहूंगी अगर आप लोग दिखा दें कि ये देखो रेबेका, ये बड़ा भी इयरिंग है लेकिन इसकी आवाज़ नहीं है, वरना बहुत सारी हमारी जो डैंगलिंग्स होती हैं आप देखो उनकी आवाज़ आ रही होती है। वो ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपकी इस अटायर के ऊपर फोकस आना शुरू हो जाता है, और मेरे ख्याल से कोई भी लेडी नहीं चाहेगी कि उसके एकदम ड्रेस या वो चीज़ प्रोमिनेंट हो जाए, ठीक है। अव्वल तो आप छोटे पहनो, ये देखो ये स्टड्स परफेक्ट है, एंड मुझे लगता है वन ऑफ द सेफ ऑप्शन स्टड्स होते हैं, ठीक है। ये आपके आगे आप ये देखो, ये भी मतलब ये हाँ, ये मतलब ये वो चीज़ें हैं जो आपके कान के साथ, जिस तरह अगर आप ये देखो अटैच हो रहे हैं ना, तो ये बिल्कुल कान के साथ अटैच हो जाएंगे,
और ये ओवर नहीं लगेंगे। तो यू हैव टू मेक श्योर। अब ये भी हमारे बहुत छोटे छोटे इयररिंग्स हैं, लेकिन आप देखो इनकी भी आवाज़ नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब मैं ये कहना चाहूँगी कि रिंग्स कुछ लोग बहुत फंकी पहन लेते हैं। अच्छा, वैसे मैं ना रिंग्स की बड़ी शौकीन हूँ, हमारा तो प्रोफेशन ऐसा है। लेकिन अच्छा इवन पता है क्या, मैं इस चीज़ का मार्जिन, मेरी वालदा मुझे हमेशा कहती मैं बहुत वाइब्रेंट जिसमें बड़े नग मोती होते हैं, मैंने कहा मुझे वही वाली चाहिए। तो मेरी वालदा जरा और तरह की, उनको ज्वेलरी पसंद है, तो कहती मतलब आज वो पहन के नहीं आई, वरना वो मैं हमेशा रिंग्स मेरे हाथ में हमेशा रिंग्स देखी हैं। अच्छा, लेकिन मुझे एक बात बताओ रेबेका, अगर तुम किसी बैंक में होती, नहीं फिर हाँ ना, देखो ये आपकी जो है प्रोफेशन आपको ऑटोमेटिकली उस चीज़ की तरफ आपको वो चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं। बैंगल्स नहीं पहननी चाहिए प्लीज़। रिस्ट वॉच इज वन ऑफ द बेस्ट। हाँ, परफेक्ट। या आप एक सिंपल जो एक बहुत लाइट सी ब्रेसलेट, लेकिन वो ब्रेसलेट भी ऐसी जो बस धागा ही हो, मतलब ये कुछ चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको अगर आप अपनी वार्डरोब में ऐड कर लोगे, ये कुछ टिप्स हैं देखो जो आपने बस करना है और आप परफेक्ट हो जाते हो, आप दुल्हन नहीं बन लगते हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो वेरी मच फातिमा, यू वेलकम। सच एन अमेजिंग सेगमेंट और बहुत सी चीज़ें तो मैंने सीखी हैं। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। अभी हमें बढ़ना एक छोटी सी ब्रेक की जाने। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे ट्रेनर काशिफ देंगे हमारा साथ। आज वो कुछ बहुत ही अमेजिंग एक्सरसाइज करने वाले हैं। देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। साथियों, आज का जो हमारा वर्कआउट है, आज की जो वर्जिश है, वो हमारे बुज़ुर्ग अफराद के नाम वो उनके लिए मैं ये वर्कआउट डिज़ाइन करके लाया हूँ ताकि उनको भी हम साथ लेके चलें, उनको भी हमारे इस शो का हिस्सा तो वो होते ही हैं, लेकिन वर्जिश का हिस्सा बनाएं ताकि उनकी सेहत भी बेहतरी की तरफ गामजन हो जाए। अब इसमें हमने करना क्या है कि मैं सिर्फ अपने बुज़ुर्ग अफराद, देखने वाले तमाम अफराद से गुजारिश करूँगा, अपने बड़ों से, कि आपने अपनी दिन में, जैसा कि मुझे अक्सर गाहे गाहे पता चलता रहता है कि वो कोशिश करते हैं, चाहे चहलकदमी करने की कोशिश करें या थोड़ी सी वर्जिश की हरकत को फॉलो करने की कोशिश करें, लेकिन उसमें ये होता है कि वो सिर्फ एक दफ़ा कर पाते हैं, एक दो दफ़ा, और फिर छोड़ देते हैं, फिर दिन में दोबारा से किसी वक्त रिपीट करते हैं, और फिर इस तरीके से ये सिलसिला चलता रहता है पूरे दिन 30-30 सेकेंड की फॉर्म में। मैं चाहता हूँ कि आप इस तरीके से ना करें। आप अपने आप को 5 मिनट मुख्तस कर दें पूरे दिन में, कोई भी 5 मिनट पूरे दिन में किसी वक्त कर सकते। लाजिम नहीं है कि आज आपने अगर दोपहर में किया तो फिर कल शाम को आप दोपहर में करें, कोई भी टाइम हो सकता है, लेकिन प्रॉपर 5 मिनट। उससे ज़्यादा अगर दुरानिया करना है तो 15 मिनट तक, ठीक है। ये वर्जिश की हरकत हमने करनी है कुर्सी पे बैठ के। सो हम आगाज़ करेंगे, लेकिन मेरी ख्वाहिश और कोशिश ये है कि आप सिर्फ इस रूटीन को कंसेक्यूटिवली नॉन स्टॉप फॉलो करें 5 मिनट के लिए, और दुरानियाँ बढ़ाते जाइए, ताकि आपको उसके असरात और उसका जो काम है, जो फ़ायदा है, वो तो हो आपको, ताकि आपके पट्टे मजबूत हों। सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमारे जो बुज़ुर्ग अफराद होते हैं, उनके जो पट्टे होते हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं और उतनी जान नहीं होते, तो उसको उस लिहाज से हमें ट्रेन करना होता है। उस लिहाज से मैं हमेशा से कहता हूँ, उस कैरेक्टर में आना होता है। जब भी मैं जिम जाता हूँ तो आपको वो कैरेक्टर अपने ऊपर लाना होता है ताकि आप उसको परफॉर्म कर सकें। इट्स ऑल अबाउट परफॉर्मेंस। मैं हमेशा वर्जिश की बात करता हूँ। तो हमने जब कहा कि बुज़ुर्ग अफराद है, तो आप इमेजिन करें उन बुज़ुर्ग अफराद के पट्टे कितने कमज़ोर होते हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने हाथों को इस तरीके से यहाँ पर ले आइएगा, और आपने 3 सेट्स करने हैं। एक सेट के अंदर 20 रेपिटेशंस होंगे, 15 से 20 रेपिटेशंस। आपने क्या करना है, हाथों को बुलंद करना है ऊपर की जानिब और यूँ लेके आना है। टेक लगा के कीजिए या टेक ना लगाएं कुर्सी के साथ, आपकी मर्ज़ी है। सोफ़े पे बैठ जाइए, बेड पे बैठ जाइए, जहाँ आप आसानी से कर सकें। अब अपने तरीक़ाकार जो है उसको फॉलो करना है। वो रूटीन जो है वो बहुत अहम है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने इसको 15 से 20 दफ़ा करते रहना है। पूरा हाथों को ऊपर किया, और कोशिश कीजिए कि आपके हाथ बेंट ना हो। पूरा ऊपर करें और पूरा नीचे करें। पूरा ऊपर हाथ ले गए और यहाँ लेके आए। बिल्कुल हाथ बेशक मुट्ठी बना लीजिए या खोल के रखें, कोई मसला नहीं है। सांस लेते रहिए, गर्दन पे गैर ज़रूरी ज़ोर नहीं देना आपने। सिर्फ मेरा मकसद ये है कि आप वो वर्जिश की हरकत कर सकें और मूवमेंट रखें अपनी बॉडी की, ताकि ब्लड का फ़्लो हो, ताकि आपके जो पट्टे हैं वो मजबूत हो सके। आपने ये 15 से 20 मरतबा कर लिया। थोड़ा सा ब्रेक लिया, पानी की स्मॉल सिपिंग करें, 1 घूंट पानी पिया, ज़्यादा नहीं। उसके बाद फिर 30 सेकंड का या 1 मिनट का ब्रेक लेने के बाद दोबारा से आप इसको 2 मरतबा रिपीट करेंगे। इसके बाद आपने क्या करना है, अपने हाथों की पोजीशन को नीचे लेके जाएंगे और आपने
ये इस तरीके से करना। अब ये जो वर्जिश की हरकत है जो मैं बता रहा हूँ, मैं अक्सर अपनी वालिदा को करवाता हूँ और उनको मैं हेल्प करवाता हूँ। किस तरीके से उनके हाथों के नीचे हाथ रख के मैं यूँ उसको, उनके जो हाथ हैं उसको एक्सटेंड करता हूँ दोनों को, और फिर आराम से छोड़ता हूँ। और वो वर्जिश की हरकत ये भी बड़ी मुश्किल से कर पाती हैं, 5 से 6 मरतबा करती हैं और कहती हैं बस मैं थक गई हूँ। आपने फिर मैं अम्मी से पूछता हूँ कि आप पूरे दिन में किस तरीके से करती हैं, कैसे करती हैं, सारी मालूमात लेता हूँ। अगर उन्हें मैं कहता हूँ कि आपने शाम में करनी है, दोपहर में करनी है, या मैं रात को किसी वक्त घर लेट आ रहा हूँ, तो जब मैं करवा रहा होता हूँ तो वो बताती हैं कि हाँ मुझसे नहीं हो सकी, 1-2 मिनट ही हो सकी, बल्कि उससे भी कम हो सकी। तो आपने यही कोशिश करनी है कि आपने एक वक्त मुख्तस करके वर्जिश की हरकत को, एक पूरा जो प्लान है वर्जिश का, उसको मुकम्मल फॉलो करना है। अब आप देखिए कि 15 से 20 मरतबा इसको करेंगे और मुझे यकीन है आप कोशिश कर रहे हैं इसको करने की, और आप अंदाज़ा कीजिए कि आप जब एक रूटीन को मुसलसल करते जाएंगे तो 1 हफ़्ते के बाद, 4-5 दिन के बाद आपको नताइज मिलना शुरू हो जाएंगे, आपके पट्ठों में मजबूती आना शुरू हो जाएगी। 15 से 20 सेकेंड, और अभी मैं सिर्फ हरकत करने से ही मुझे बाकायदा महसूस हो रहा है कि मेरे कंधों पर बहुत ज़्यादा टेंशन पड़ रही है, जो कि अच्छी खुशाइन बात है। 15 से 20 मरतबा किया। उसी तरीके से अगली वर्जिश की हरकत थी ये दूसरी, 30 सेकंड से 1 मिनट का हमने ब्रेक लेना है, पानी की स्मॉल सिपिंग करनी है, 2 सेट्स मजीद रिपीट करने हैं। इसके बाद हमने क्या करना है, अपने हाथों को पूरा ऊपर की जानिब कीजिए, थोड़ा सा वाइड कीजिए, कंधों के बराबर करके थोड़ा सा खोल दीजिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसको किसी चीज़ को पकड़ के ना हम पुल कर रहे होते हैं जैसे, बिल्कुल उस तरीके से आप इसको यूँ कीजिए और अपने जो कमर का हिस्सा है ऊपर वाला ख़ास तौर पे उसको सीधा रखिएगा, बेंट नहीं करना, राउंड नहीं करना, कोशिश कीजिए। टेक लगाना चाहते हैं टेक लगा लीजिए, और जो पीछे की हड्डी है जिसको शोल्डर ब्लेड्स कहते हैं हम अंग्रेज़ी में, उसको आपने अलाइन करना है, बेंट करना है और कॉन्ट्रैक्शन करना है। और माइंड बॉडी कनेक्शन की मैं अक्सर बात करता होता हूँ कि आपने उस पट्ठे को, उस जिस्म के हिस्से को महसूस करना है, दिमाग में सोचना है और ब्लड का फ्लो करवाना है। और जब भी आप एग्जर्ट करें, जब मैं कहता हूँ एग्जर्ट करें, जब भी आप किसी चीज़ को, जब वर्जिश की हरकत को कोई एग्जर्ट करें, जैसे इसको मैं पुल कर रहा हूँ, इमेजिन करूँ कि मैं इसको हाथों को नीचे लेके आ रहे हैं, तो आप सांस को छोड़िए, ऊपर लेके जाइए तो सांस को रोकिए। अगेन इसको भी 15 से 20 मरतबा करेंगे। इसके बाद उसी तरीके से सेम रूटीन, पानी की स्मॉल सिपिंग, 2 सेट्स करेंगे, 30 सेकंड से 1 मिनट का ब्रेक करेंगे। फिर अगली वर्जिश की हरकत क्या है, इसके लिए हमने क्या करना है, हमने थोड़ा सा बेंट हो जाना है। बेंट होने के बाद आपने क्या करना है, कुर्सी को, किसी चीज़ को आसानी से पकड़ के जहां आप कंफर्टेबल हों, बेंट होने के बाद अपने हाथों को आपने यूं किया नीचे और आपने बेंट किए हुए 90 डिग्री एंगल बन रहे हैं ना, हाँ जी। तो आप देखिएगा कि आपने बस यहाँ रहते हुए ये इस तरीके से करेंगे, बेंट होके। अगेन 15 to 20 रेपिटेशंस करेंगे, हाथ पूरे नीचे जाएं, कोशिश करें और पूरे ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर आ सकें, और कोशिश कीजिएगा अपने झटका नहीं देना है। बिल्कुल इस वर्जिश की हरकत का जो इम्पैक्ट है वो ज़्यादा है, देखने में जो उसकी पेस है वो बड़ी कंट्रोल्ड और बड़ी स्लो है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है क्योंकि हम स्लो रेंज ऑफ मोशन यूज़ कर रहे हैं, इसमें टेम्पो यूज़ कर रहे हैं बहुत ही आसानी के साथ, कि कोई जल्दी नहीं करनी है, बिल्कुल एहतियात के साथ करेंगे। अच्छा, ये हो गया हमारा जिस्म का ऊपर वाला हिस्सा, अपर बॉडी जिसको कहते हैं। अब हम थोड़ी सी कोशिश करेंगे लोअर बॉडी को भी इन्वॉल्व करने की, थोड़ा सा लोअर मसल्स को इन्वॉल्व करने की। तो हमने क्या करना है, हमने अपने हाथों को यहाँ रखेंगे और क्या करेंगे कि हल्का सा अपने पाँव को ऊपर की जानिब उठा सकें अगर तो बहुत अच्छा हो जाएगा, और हल्का सा ट्विस्ट भी कर सके तो और भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आप देखिएगा कि आपकी बैक के मसल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, आपके जो पेट के मसल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, साइड मसल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं जिनको ऑब्लिक्स भी कहते हैं, और यकीनन आपका जो टांगों के ये वाला हिस्सा है, क्वाड्स मसल्स जो हैं वो इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा मसल्स को हम ट्रेन करने की कोशिश करें। और जैसा कि मैंने कहा कि इसमें कोई स्पीड नहीं चाहिए, हमें बिल्कुल एहतियात से हमने फोकस करना है माइंड बॉडी के साथ, और रेंज ऑफ मोशन पे फोकस करना है। रेंज ऑफ मोशन की जब बात करता हूँ कि आप कितना मुड़ सक रहे हैं और कितना ऊपर की जानिब टांग को लेके आ सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये मेरी कोनी टच हुई घुटने को, ये है रेंज ऑफ मोशन, इसको कहते हैं फुल रेंज ऑफ मोशन। तो जितना भी आप आ सकें वो बहुत अच्छा होगा। सांस लेते रहिए, 15 से 20 रेपिटेशंस करेंगे। मुझे उम्मीद है आप बिल्कुल एहतियात से, गौर से इसको फॉलो करने की कोशिश करें। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक आखिरी वर्जिश की हरकत है, बहुत सारी वर्जिश की हरकत है, टाइम की कैद होती है, फिर किसी दिन इसका अगला हिस्सा लेके आएंगे। क्या करेंगे, आपने सिर्फ टांगों को एक्सटेंड करना है। मैं चाहूँगा कि आप यहाँ टेक लगा लीजिए, एक्सटेंड करें, बेंड करें। अब यहाँ पे
15-20 रेपिटेशंस दुश्वारी होगी क्योंकि आपने बॉडी को भी लिफ्ट किया हुआ है। तो अगर आपको दुश्वारी हो रही तो पाँव नीचे रख लीजिए और फिर एक स्टैंड कीजिए, फिर नीचे रख लीजिए, फिर एक स्टैंड कीजिए, इसी तरीके से। अब यकीन जानिए कि हल्की फुल्की सी वर्जिश की हरकत हैं, लेकिन ये हल्की फुल्की बिल्कुल नहीं है। मेरा गला भी खुश्क हो चुका है और काफ़ी अच्छा सिलसिला रहा इस वर्जिश के गुलदस्ते का, जिससे मैंने महसूस किया कि जिस्म में खून की रवानी कितनी तेज़ हुई, कितना फ़ायदेमंद है। 15 से 20 रेपिटेशन साथियों, मुझे उम्मीद है मेरे बुज़ुर्ग अफराद इसको फॉलो करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हमें लेनी एक छोटी सी ब्रेक के बाद एक ड्रामा आता था जिसका नाम था हकीकत। मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है, आई एम वेरी मच ऑनर्ड एंड प्लीज़ कि मैं जिनको अनाउंस करने जा रहा हूँ, ज़ुल्करनैन हैदर साहब, हमारे ड्रामा आर्टिस्ट, एक्टर, हमारे मुल्क का जाना माना नाम, उनके साथ मौजूद होंगी रेबेका और एक ज़बरदस्त गपशप लगने जा रही है। कहीं मत जाइएगा, आपने बिल्कुल पहचाना, हकीकत ड्रामे में आया करते थे। मेरा तो वो बचपन है, मेरा नॉस्टैल्जिया है, तो बहुत खुशी की बात है। मैं आप सामने जाके बैठ के देखूँगा, कहीं मत जाइएगा। यह है राइजिंग पाकिस्तान।